में सामाजिक विज्ञान में हम सामाजिक लोकतांत्रिक को हम इस में चौथा पार्ट जाति धर्म और लैंगिक मसले, इस पार्ट को हम कर रहे हैं। इसमें हम 4 क्वेश्चन करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। देखिए हमारे जीवन में हम देखें तो हमें जो हमारे घरों में जो हमारी माता है, बहनें हैं, बेटियां हैं, ये सभी कहीं ना कहीं इनके साथ एक हम भले लगाव से, प्रेम से या एक व्यवहारिकता से कैसी देखें तो स्त्रियों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हमें दिखता है। एक स्त्री है, वह जब तक छोटी बच्ची है, लड़की है, जब तक वो अपने मायके में है तो पिता के अंडर में रहती है, पिता की देखरेख में वो पलती है, बड़ी होती है, और पिता जहाँ उसका विवाह करते हैं वहाँ वो ससुराल वो चले जाती है। उसके बाद वो अपने पति की देखरेख में रहती है। स्त्री जो है अपने पति के हिसाब से ही वो आगे चलती है, पति से आगे वो नहीं बढ़ती। और अगर पति नहीं रहा, पुत्र है, तो उसके बाद वो पुत्र की देखरेख में आगे चलती है। तो यानी कहीं ना कहीं वो उसको एक लाचार सी स्थिति उसकी बनाई हुई है हमारे समाज में, जबकि वह ऐसी नहीं है, बहुत ताकतवर स्त्री हैं। आज हमारी बहनें अंतरिक्ष में तक जाती हैं, संसद में बैठती हैं, तो बड़े बड़े काम वो करती हैं। तो भेदभाव की नीति आज से नहीं, ये पहले से ही चली आई है, और वो कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति उनको बना देती है। तो इसमें जो उत्तर है उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए, भारत में जो लैंगिक असमानता है वह इस प्रकार देखी जा सकती है। कैसे देखी जाती है? हम सबसे पहले देखें घर में। घर का जो भी काम काज है, घर के अंदर का, वो स्त्री करती है। घर से बाहर पुरुष अपना काम के लिए जाते हैं, और घर के काम में जैसे खाना बनाना, कपड़ा धोना, साफ सफाई, ये कार्य सब स्त्रियों को करने पड़ते हैं। पुरुष इन कार्य में करने के लिए आगे नहीं आते। अगर कहीं पर उन्हें ये काम कराया भी जाए तो वो वहाँ पर नाराज़गी या उनका व्यवहार चेंज होता है। तो और जबकि वही काम पुरुष घर से बाहर जाकर होटलों में खाना बना लें, कपड़े धो लें, कहीं साफ सफाई, कहीं तो वो काम वो हंसी खुशी से करेगा, उसमें वो पैसा कमाएगा, लेकिन अपने घर में वो काम करने में संकोच करता है। तो ये विडंबना जो है कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति पैदा करती है। दूसरा बिंदु है, स्त्रियां पुरुषों के समान घर से बाहर जाकर विभिन्न कार्य जैसे नौकरी हेतु उन्हें रोका जाता है। होने को आज के समाज में महिलाएं खूब नौकरी कर रही हैं, घर से बाहर जा रही हैं और बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट को संभालती हैं, लेकिन सामान्यतः जो है महिलाएं जब पढ़ाई कर लेती हैं तो उन्हें नौकरी के लिए बाहर कम ही भेजा जाता है, उसे घर के पास में ही नौकरी करने को कहा जाता है, या कम सैलरी में उसे काम करना पड़ता है, और वो घर के आसपास ही रहती है और उसे घर से ज़्यादा दूर नहीं जाने दिया जाता है। तो यह भी कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति बनाता है। अगला तीसरा बिंदु देखें, पुरुष प्रधानता, जिसमें स्त्रियां पिता, पति, पुत्र के सहारे ही जीवन यापन करती है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। अगला बिंदु है, चौथा बिंदु देखिए, शिक्षा क्षेत्र में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा शिक्षित किया जाता है, क्योंकि लड़कियां पराया धन मान लिया जाता है, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। देखिए, एक ही परिवार में ऐसा देखने को मिलता है, 2 भाई बहन हैं और लड़के को महंगे स्कूल में, लड़की को सामान्य स्कूल में एडमिशन कर दिया जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है, और ऐसा नहीं है कि हर एक परिवार ऐसा करता है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कहीं पर लड़कियों को बहुत सपोर्ट किया जाता है। जो समझदार माँ बाप हैं वो लोग दोनों को बराबर समान व्यवहार भी करते हैं, दोनों के साथ एक जैसा। लेकिन सामान्यतः जो देखने को मिलता है कहीं कहीं पर, वो लड़कियों को पीछे रखा जाता है, लड़कों को ज़्यादा शिक्षित किया जाता है, और लड़कियों को इसलिए पीछे रखा जाता है, कम पढ़ाया जाता है, या फिर हल्की पढ़ाई कराई जाती है। कहते हैं कि ये लड़की पराया धन है, ये तो ससुराल जाएगी, लड़का तो हमारी सेवा करेगा, उस वो अच्छा धन कमाएगा, अच्छी पोस्ट में जाएगा तो हमारी सेवा करेगा। इस तरह के विचार लोगों के रहते हैं, जिस कारण ये भेदभाव की स्थिति बनी है। पांचवा बिंदु देखें, पुरुष महिलाओं के वेतन में भी अंतर दिख मिलता है, जबकि सामान्य कार्य में पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाता है। देखिए, महिलाएं सबसे पहले तो घर के आसपास ही नौकरी या जॉब के लिए जाती हैं, और वहाँ पर उनको उतना वेतन नहीं दिया जाता है।
और वो कम वेतन में भी काम कर लेती हैं, क्योंकि उनको घर से बाहर जाने, ज़्यादा दूर जाने की अनुमति नहीं होती है। तो यही कारण है कि महिलाएं कम वेतन में भी काम करती हैं और पुरुष के अपेक्षा उनका वेतन भी कम रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है, विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दीजिए। जो विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति है उसको हम ये 2-4 हेडिंगों के हिसाब से बताते हैं। पहला देखिए, सांप्रदायिक हिंसा। इसमें जैसे जब धर्मों के आधार पर समाज बढ़ता है, हमारे देश में ऐसा देखने को भी मिला है। तो जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा है, तो यह एक कहीं ना कहीं धार्मिक अंतर को भी दिखाता है। तो सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है इसमें। धार्मिक श्रेष्ठता के आधार पर देखें तो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने के प्रति दूसरे का धर्म नीचा है और हमारा धर्म ऊंचा है, ऐसी भावना भी कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक का एक उदाहरण बनता है। कई बार धार्मिक दंगों से मानव जनों को क्षति भी पहुंची है इसमें। ऐसी तीसरा है समाज विभाजन। समाज में देखिए जो तत्व जो लोगों की संख्या जिसमें समाज में कम है वो अल्पसंख्यक, और जो ज़्यादा है वो बहुसंख्यक समाज बन जाता है। और जब बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक पर हावी होता है तो वहाँ पर भी एक समाज विभाजन की स्थिति बनती है। लेकिन सरकार इसको सुधारने हेतु कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण की सुविधा भी देती है, जिससे उनको उठाया जाए, और इससे समाज आज उठ भी रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये विचारधारा भी समाज विभाजन की स्थिति बनाती है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि भारत में किस तरह से अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। यानी हमारी जाति के आधार पर जो असमानता हम लोगों को देखने को मिलती हैं, यह आज भी कहीं ना कहीं हैं, अभी भी देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। तो इसके बारे में इसमें बताना है। तो इसमें देखिए, हमारे देश में जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान किया गया, तब भी भारत में अनेक भागों में छुआछूत का एक प्रचलन है। ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। इसी तरह दूसरा देखें, जाति प्रथा ने भी एक अभिशाप जैसा माहौल बनाया है। जाति प्रथा देखिए, कई जातियां हैं हमारे, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई जाति अपने को ऊंचा समझती, कोई नीचा समझती है। तो सरकार इसको सामान्य करने के लिए आरक्षण सुविधा दी है, और समाज सुधारकों ने भी इसमें आवाज़ उठाई है। तो वो समाज सुधारकों के द्वारा जो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है और आरक्षण द्वारा इनको सहारा दिया गया है, तो उसमें सफलता तो मिल रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए हैं। ऐसी अगला इसमें बिंदु देखें, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में जातिगत विषमताएं देखने को मिलती हैं। यानी शहरों की अपेक्षा गाँव में ज़्यादा ये चीज़ों को देखा गया है। ऐसी अगला देखिए, नौकरियों में आरक्षण देने के बाद भी इन जातियों का विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। अच्छा, अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, 2 कारण बताइए कि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। ठीक, 2 कारण बताने हैं और जाति के आधार पर भारत में चुनाव का नतीजा तय नहीं हो। देखिए, हमारा भारत विषमताओं से भरा हुआ देश है और इसमें एकता प्रदर्शित होती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ अनेक जातियाँ हैं, अनेक जनजातियाँ हैं, अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, पिछड़ा वर्ग है, यहाँ विभिन्न तरह के लोग हैं, यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। यहाँ पर सामाजिक विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। तो यानी हम देखें, जाति के आधार पर ही नहीं कह सकते हम, यहाँ पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के हिसाब से भी देख सकते हैं, या पिछड़ा वर्ग के आधार पर भी देखें, तो भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते। तो इसमें हम इसको यहाँ पर जो हमने 2 बिंदु कहे हैं, तो हम यहाँ पर इसमें कई बिंदु बता रहे हैं, जाति, अनेक जनजाति, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, धर्म, ये सब इसके अंतर्गत आ गए। इसके आधार पर अगर हम किसी एक चीज़ को ले लें तो उससे चुनावी नतीजा नहीं निकल सकता। यहाँ पर कई तरह की विभिन्नताएँ भी देखने को मिलती हैं। आज व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है, सोच समझकर मत डालता है, और आज मत देने वालों के प्रतिशत भी धीमे धीमे बढ़ रहा है। अब व्यक्ति जागरूक हो रहे हैं और चुनाव में अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का भी उपयोग हो रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें जागरूक भी कर रही हैं। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।